हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ का इलाज करने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत भेज रहे हैं अपना सबसे करीबी। ट्रम्प के 50% टैरिफ पर होगा ऐसा अटैक की तिलमिला उठेगा अमेरिका। वहीं दोस्तों, ट्रम्प ने चली नई चाल, कहा नाटो हो जाए राजी तो रशिया पर लगा दूंगा कड़े प्रतिबंध। इतना ही नहीं दोस्तों, नाटो को फटकार लगाते हुए ट्रम्प ने चीन पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया। क्या भारत के साथ बदल रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट का रुख? बताएंगे, क्योंकि रशिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी, चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया ट्रम्प ने। तो दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान सरकार और लश्कर-ए-तैयबा की निजता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। बाढ़ पीड़ितों के फंड से बना रहा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए टेरर सेंटर, खुलासा से मच गया बवाल। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ वाले पैसे को मरकज बनाने में इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। देश दुनिया से लोगों ने किया था पाकिस्तान में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए दान। तो वहीं नेपाल के बाद अब लंदन में 1 लाख से भी ज्यादा एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए दोस्तों, जिस पर एलोन मस्क ने भी दिया तगड़ा बयान। तो वहीं भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां पर विपक्षी पार्टियां लगातार भारत की मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में दोस्तों बताएंगे बीसीसीआई ने क्या जवाब दिया, क्यों पाकिस्तान के साथ पहलगाम अटैक के बाद भी मैच खेला जा रहा है। अनुराग ठाकुर तक ने दोस्तों बता दी इसके पीछे की सबसे बड़ी मजबूरी, दे दिया विपक्षियों को तगड़ा जवाब। दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच रशिया के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। पात्रुशेव कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत से झींगे की आयात और उर्वरक आपूर्ति बढ़ाना है। भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के 50% टैरिफ लगाने के बाद व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया भारतीय झींगा निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षक बाजार बन सकता है। यात्रा के दौरान दिमित्री पात्रुशेव प्रमुख भारतीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सके। अमेरिका भारतीय झींगा का सबसे बड़ा बाजार है, जहां सालाना अरबों डॉलर का व्यापार होता है। हालांकि ट्रम्प के टैरिफ ने इस व्यापार को प्रभावित कर दिया है। अब भारतीय झींगा निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रूस का झींगा बाजार भारत के लिए राहत का रास्ता बन सकता है दोस्तों, यानी कि व्लादिमीर पुतिन दिमित्री पात्रुशेव को भारत भेजकर भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खोलने वाले और ट्रम्प के टैरिफ को तगड़ा जवाब देने वाले हैं। फिर एक बार पुतिन ने दिखा दिया कि भारत उनका बेहतरीन दोस्त है। वहीं आपको बता दे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लिखा पत्र, कहा रशिया से तेल खरीदना बंद करें और चीन पर भी 100% तक टैरिफ लगाने का दे दिया प्रस्ताव। दोस्तों, आपको बता दे 15 अगस्त 2025 ये वो तारीख थी जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में यूक्रेन जंग को लेकर वार्ता हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 साल से चले आ रहे युद्ध का अंत होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप अभी भी इस युद्ध की समाप्ति के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों के नाम पर एक पत्र लिखा। उन्होंने नाटो देशों से रूस से तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया। साथ ही साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जब तक यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध की समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाया जाए। युद्ध के खत्म होने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। चीन का रशिया पर मजबूत नियंत्रण है और ये शक्तिशाली टैरिफ उस नियंत्रण को तोड़ देंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर जरूरत है तो वो ये कि नाटो देश रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। कुछ नाटो के सदस्य देश अभी भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से बातचीत और दबाव की ताकत कम हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर नाटो इस तरह का कदम नहीं उठाता है तो अमेरिका का समय, पैसा और एनर्जी बर्बाद जाएगा। इसीलिए जरूरत है कि रशिया की मदद करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। वहीं रशिया को रोकने के लिए चीन पर 100% फीसदी टैरिफ लगाने तक का नाटो को प्रस्ताव दिया है दोस्तों, लेकिन कहीं पर भी भारत का नाम नहीं लिया इस बार ट्रंप ने। क्या भारत पर बदल रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट का रुख? बता दें,
ट्रंप प्रशासन ने बीते महीने भारत पर रशिया से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव आ चुका है। इस पर शुक्रवार को ट्रंप ने खुद कहा कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है, ये भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार पैदा करता है। इसके बाद शनिवार को उन्होंने भारत पर चुप्पी साधते हुए चीन पर भारी टैरिफ यानी 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया। इससे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल चुका है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से बिना बात के उन्होंने भारत से पंगा ले लिया, बिना बात के बने बनाए रिश्ते को भारत के साथ खराब कर दिया। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने में जुट चुके हैं मिस्टर ट्रंप और भारत को लेकर कोई भी नाम लेते दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट दोस्तों पिछले 2 दिनों से ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने रशिया की वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए, नहीं तो भारत हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, पीएम मोदी मेरे बेहतरीन मित्र हैं। यानी कि दोस्तों आखिरकार एट द एंड भारत ने ट्रंप को उसकी औकात दिखाई दी। और जो हम हर बार कहते हैं दोस्तों कि आगे से भारत किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन कोई उंगली करे तो छोड़ता भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे में कमेंट में आप लोग मेरा भारत महान लिखते हुए सामने लाइक का बटन है, लाइक नहीं किया तो दबा दीजिएगा, लेकिन मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। तो वहीं दोस्तों ट्रंप के 100% टैरिफ की मांग पर चीन ने भी पलटवार कर दिया। चीन ने कह दिया कि ना हम जंग की साजिश रचते हैं, ना इसमें हम शामिल होते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बीजिंग ना तो युद्धों की साजिश को रचता है और ना ही उसमें हिस्सा लेता है। उसने जोर देकर कहा कि युद्ध समस्याओं का हल नहीं है और आर्थिक प्रतिबंध केवल जटिलताएं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सर्जियो भारत में राजदूत बनने के लायक है ही नहीं। जी हाँ, नवारो ना समझ है। आपको बता दे डोनाल्ड ट्रंप और फायर हुए पूर्व एनएसए बोल्टन जमकर खरी खोटी सुनाया दोस्तों। कह दिया भारत जो कर रहा है ट्रंप की अकड़ को ढीली करने के लिए बेहतर फैसले ले रहा है भारत। दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है। सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बताने के फैसले पर बोल्टन ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गोर इस पद के लायक है ही नहीं। बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन के भारत के लिए कड़े रवैये की भी आलोचना की। खास तौर से ट्रंप के सलाहकार पीटर नावारो की भाषा पर आपत्ति जताते हुए बोल्टन ने कहा कि इस रवैये से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव आएगा। ऐसे में पूर्व एनएसए बोल्टन के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट में। इनके बारे में अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान से बड़ी ही शर्मनाक खबर दोस्तों, बाढ़ के लिए मिले पैसों को मरकज बनाने में इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था जिसको तबाह बता दें। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मुर्द के स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इस जगह को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में तबाह कर दिया गया था। लश्कर और पाक सरकार इसे फिर से बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाल चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए दी जाने वाली राहत राशि का इस्तेमाल इस आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जगह ऐसे ही पड़ी थी। हालिया दिनों में बाढ़ के बाद इस परिसर को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई। जेसीबी मशीनों से 4 सितंबर को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे परिसर के गिर जाने के बाद मलबा हटाया गया है और पुनः निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है कि लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान इस हेडक्वार्टर को दोबारा से बना रहे हैं। बड़ी बात और शर्मनाक बात यह है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो फंड जमा हुआ था दोस्तों, उस राशि का इस्तेमाल इस हेडक्वार्टर को बनाने में पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि पीड़ितों का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पीड़ित के इस फंड को उन बाढ़ पीड़ितों को ना देकर आतंकवाद के लिए कार्य करता नजर आ रहा है पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, पाकिस्तान के इस शर्मनाक हरकत को लेकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शनकारी उतरे सड़क पर, कई पुलिस कर्मियों पर किया हमला। दोस्तों लंदन के सेंट्रल इलाके में शनिवार को ब्रिटेन के हाल के इतिहास का सबसे बड़े दक्षिणपंथी प्रदर्शन देखने को मिला। करीब 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी एंटी इमिग्रेशन यानी प्रवासन विरोधी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में मार्च करते हुए एकजुट हुए। पुलिस ने बताया कि इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया गया। ये विरोध प्रदर्शन यूनाइटेड द किंगडम मार्च के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1,10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रॉबिन्सन की रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म यानी नस्लवाद के खिलाफ खड़े हों नारे के साथ विरोध प्रदर्शन के साथ हुई दोस्तों, जिसमें लगभग 5,000 लोग शामिल हुए। झड़पों को रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दिन भर कई बार जूझना पड़ा। पुलिस ने यूनाइटेड द किंगडम रैली के प्रदर्शनकारियों को नो प्रोटेस्ट जोन में जाने, पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने या विरोधी समूह के पास जाने से रोक दिया। वहीं दोस्तों इस रैली में टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने भी वीडियो के जरिए
हिस्सा लिया और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की खूबसूरती खतरे में है। बेकाबू आवर्जन ने ब्रिटेन को तेजी से बदलना शुरू कर दिया। अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर यात्रा पर कांग्रेसी हुए हमलावर। कहने लगे जमीनी हकीकत नहीं, केवल इमेज के लिए मणिपुर गए हैं पीएम मोदी। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर यात्रा को लेकर कांग्रेसी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई ने 2 साल की देरी से किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि ये यात्रा राज्य की जमीनी हकीकत से ज्यादा उनकी इमेज को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मई 2023 में जब मणिपुर में हिंसा हुई थी, तब उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में शांति के लिए दौरा करना चाहिए था। गोगोई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2 साल पहले मणिपुर का दौरा करना राज्य में शांति बहाली और स्थिति सुधारने के सफर में पहला कदम होना चाहिए था। अब 2 साल की देरी के बाद उनकी यात्रा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर की भावनाओं का सम्मान करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन रुख बिल्कुल असंवेदनशील है और यात्रा जमीनी हकीकत के बजाय प्रधानमंत्री की छवि पर केंद्रित है। तो वहीं दोस्तों गौरव गोगोई के अलावा कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर हमला किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक उत्तरदायित्व का परित्याग कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि आपका राज धर्म कहाँ है। उन्होंने दावा किया कि आपके डबल इंजन ने मणिपुर की निर्दोष जिंदगियों पर बुलडोजर चला दिया है। आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर अक्षमता और सभी समुदायों को धोखा देने में संलिप्तता को राष्ट्रपति शासन लगाकर छानबीन के दायरे से बचा लिया गया। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाकर के जो एक मुद्दा बचा हुआ था कांग्रेसियों के पास, विपक्षियों के पास, बार बार पीएम मोदी को मणिपुर के दौरे को लेकर रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी करने का, पीएम मोदी को घेरने का, अब ऐसे में मणिपुर चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास टॉपिक खत्म हो चुका है, पीएम मोदी को घेरने का एक जरिया खत्म हो गया। और इसी बौखलाहट में कहीं ना कहीं कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे को भी तुच्छ बताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत नहीं बल्कि इमेज चमकाने के लिए पीएम मोदी जी मणिपुर गए हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मणिपुर दौरे को लेकर? देखते हैं भारतीयों की क्या राय है, तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और कांग्रेसियों के इस बात का क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन की रणनीति पर पूर्व पीएम का बड़ा खुलासा। तिब्बत पर कब्जा अब लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल पर है उसकी नजर। बता दे तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने चीन की विस्तारवादी नीतियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत को हथेली और उसके आसपास के देशों को 5 उंगलियों की तरह देखता है और यही उसकी विस्तारवादी नीति की जड़ है। सांगे ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत को मजबूती से अपने नियंत्रण में रखकर 5 आसपास के क्षेत्रों लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को निशाना बना रहे हैं। ये रणनीति चीन की एक पुरानी योजना है जिसे अब फिर से सक्रिय रूप में लागू किया जा रहा है। सांगे ने कहा कि तिब्बत हथेली है और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र 5 उंगलियां हैं। हथेली को पकड़ो और फिर उंगलियों की ओर बढ़ो, यही चीन की रणनीति है। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बताई बड़ी मजबूरी, क्यों पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है मैच। एशिया कप 2025 को लेकर भारत पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच पर विपक्षियों के हमलावर होने के बाद दोस्तों बड़ा बयान दिया अनुराग ठाकुर जी ने। बता दें, एशिया कप में आज यानी 14 सितंबर को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। अनुराग ठाकुर ने मैच के रद्द न होने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान का सामना कर सकता है, लेकिन द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर भारत का रुख अपरिवर्तित रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह के मैचों में भारत की भागीदारी टूर्नामेंट के नियमों से प्रेरित है, न कि उसकी कूटनीतिक और राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव से। जब एसीसी या आईसीसी द्वारा बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं तो देशों के लिए उनमें भाग लेना एक अनिवार्यता और आवश्यकता बन जाती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उन्हें मैच छोड़ना पड़ेगा और दूसरी टीम को इसका अंक मिल जाएगा। हालांकि वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं पर
भारत के दीर्घकालिक रुख पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि हमने वर्षों से ये निर्णय लिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले बंद नहीं कर देता तब तक भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। यानी कि दोस्तों विरोधियों को तगड़ा और करारा जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने। यानी कि ठाकुर का ये स्पष्टीकरण AIMIM और शिवसेना UBT सहित विपक्षी दलों द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की मांग के बीच आया है। विपक्षी दलों ने 14 सितंबर यानी आज को होने वाले भारत पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर भाजपा और BCCI की आलोचना की, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने बता दी भारत की मजबूरी। इतना ही नहीं दोस्तों, BCCI ने भी आगे आकर दोस्तों इसका भारी जवाब दिया, सफाई दी। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुझे भरोसा है कि भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। ऐसा करना उन घटनाओं का करारा जवाब होगा जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते। भारत को ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में खेलना भारत सरकार की नीति है। इसी कारण हम इन मैचों से इनकार नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने भी इशारों में भारत पाकिस्तान मैच को सपोर्ट कर दिया। दोस्तों कह दिया कि खेल को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। आज के इस मैच को लेकर जिस प्रकार से भारत में बवाल जारी है, कई लोग जहां इसे पहलगाम शहीदों का अपमान बताते हुए मैच रोकने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कह दिया कि पहलगाम हमले को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन खेलों को आदर्श के रूप में राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच जो आज ये मैच होने वाला है, और जैसा कि अनुराग ठाकुर ने अपनी मजबूरी बताई, भारत की मजबूरी बताई कि टूर्नामेंट खेलना जरूरी होता है, ऐसे में अगर हम आपकी राय लेना चाहे दोस्तों तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। हम आपकी राय जानना चाहते तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, और इसीलिए और भी लोग इसमें राय दे सके तो जितना ज्यादा हो सके, जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, X ग्रुप में। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। कहने लगा सिंधु जल संधि रद्द करने के गंभीर नतीजे होंगे, और भारत को बड़ी गीदड़ भभकी दे दी। दोस्तों भारत के सिंधु जल संधि यानी IWT को स्थगित करने के फैसले पर पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन के कार्यक्रम में सिंधु जल संधि यानी IWT पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के वक्ताओं ने इस दौरान कहा कि भारत ने एक तरफा इस संधि को स्थगित कर दिया। ऐसा करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को दरकिनार किया है, जो गंभीर चिंता पैदा करता है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से संधि तोड़ने पर गंभीर नतीजे होने की बात कह दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन और मुस्लिम अमेरिकी नेतृत्व गठबंधन ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का विषय सिंधु जल संधि और पाकिस्तान का जल संकट, चुनौतियों और आगे का रास्ता था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करार दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत उस्मान जादून ने अपने भाषण में भारत को गीदड़ भभकी भी दे दी। उसने कहा कि सिंधु संधि को कमजोर करने के गंभीर मानवीय परिणाम होंगे। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक तो पहुंच गया पाकिस्तान, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिस प्रकार से फंडिंग का इस्तेमाल आतंकवादियों के हेडक्वार्टर बनाने में कर रहा है, तब पाकिस्तान को नहीं दिखाई दे रहा कि इसके क्या गंभीर नतीजे होंगे। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, अब अगर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को देंगे करारा जवाब। भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है जारी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का जिक्र करते हुए पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान या उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन फिर से कोई आतंकवादी हमला करते हैं तो इस बार हमारा जवाब पहले से भी अधिक कठोर होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक लड़ाई थी, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी शत्रुतापूर्ण कोशिश का मुकाबला करने की हमारी तैयारी भी थी। हमारी तैयारियां अब भी जारी हैं। तो वहीं आपको बता दें, कैलिफोर्निया में हिंदू त्योहार दिवाली को अब आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी गई। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी। एक प्रमुख घटनाक्रम में कैलिफोर्निया राज्य विधान मंडल में AB 268 विधेयक पारित कर दिया, जो आधिकारिक तौर पर दिवाली के हिंदू त्योहार को राज्य अवकाश के रूप में मान्यता देता है। प्रस्तावित विधेयक पहली बार इस साल जनवरी में पेश किया गया था। इसमें दिवाली को राज्य की छुट्टियों की सूची में शामिल करने और सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों को इस हिंदू त्योहार के अवसर पर बंद रखने का अधिकार देने की मांग की गई थी। साथ ही ये विधेयक राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर वेतन सहित काम से अवकाश लेने का विकल्प देता है। दोस्तों ये खबर हर एक हिंदुओं के लिए और उन लोगों के लिए गर्व का पल है। गर्व से भरी हुई खबर है दोस्तों, जो दिवाली का त्योहार मनाते हैं। खबर में क्लियरली लिखा हुआ है कि कैलिफोर्निया ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे। जी हाँ, इस बात के लिए दोस्तों आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल की यात्रा करने वाले हैं। असम में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सौगात बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है। वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी यानी एनआरएल में असम बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे और सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। दोस्तों, पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बाद अब उनके निशाने पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय जायसवाल आ चुके हैं। भोजपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने जायसवाल को चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल भी उछल रहे थे, अब वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ही ये भी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। यानी कि बिहार में दोस्तों आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पर एआई वीडियो बनाने को लेकर एक्शन, कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस द्वारा अपलोड किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो पर मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आईटी सेल को मुख्य आरोपी बनाया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस वीडियो द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी माताजी की छवि को तोड़ा मरोड़ा गया, महिलाओं के सम्मान, त्याग और बलिदान का अपमान किया गया, राजनीतिक लाभ हेतु फर्जी सामग्री का उपयोग करके जनता को भ्रमित किया गया। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत हमले का मामला है, बल्कि राष्ट्र की नैतिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां पर बनाए गए इस एआई वीडियो को क्या आपने देखा दोस्तों अब तक? बताइएगा जरूर। और अगर देखा है तो आपका क्या रिएक्शन रहा, बताइएगा जरूर। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।